Good morning, dear students. Welcome to SSN IAS MPPSC classes भोपाल फील द डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है 1000 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरीके से आपको इनके सॉल्यूशन करने हैं। अधिकांश बच्चे साइंस के प्रश्नों को रटने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह अगर आप इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट नॉन एज, तो इसका सही आंसर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एंटोमो मीन्स इंसेक्ट और लॉजी मीन्स स्टडी। तो किसी भी रूट वर्ड के बाद में अगर लॉजी वर्ड आता है तो उस पर्टिकुलर वर्ड के पीछे लॉजी लगने का मतलब है इसकी स्टडी। अदर एग्जांपल्स देखते हैं। इक्थियोलॉजी, इक्थियो मीन्स फिश और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ फिश। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट यानी कि परजीवों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी यानी कि स्नेल घोंघों का अध्ययन। मेलेको मीन्स स्नेल और लॉजी मीन्स स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी से संबंधित है। जेनेटिक्स डील्स विथ। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे मेंडल्स लॉ देंगे, लेकिन इसका वास्तविक आंसर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवांशिकता एवं विविधताएं। तो आपको ध्यान रखना है कि आनुवांशिकता और विविधताएं या हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या है? तो ट्रांसफर of characters from one generation to another generation of an organism is called heredity। ठीक है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है और आनुवांशिकी कहलाता है। दूसरा है वेरिएशन यानी कि विविधताएं, और वेरिएशन का मतलब होता है अपियरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इन प्रोजेनी, नए लक्षणों का उत्पन्न होना विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था से निपटने के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो द ब्रांच डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। तो इसकी स्टडी कहलाती है जेरेंटोलॉजी। और अदर देखते हैं तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्को जीन्स होते हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऑन्को जीन्स रिलेटेड टू कैंसर। लॉजी मीन्स स्टडी, तो ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। टेरेटोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और आप जानते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। तो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। अब इनके बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम। ओरोलॉजी कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स, मिट्टी के बिना पौधों का संवर्धन। ग्राफ्टिंग प्लांट, सब्जियों का अध्ययन, मृदा संरक्षण। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट। ग्राफ्टिंग प्लांट स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, सॉइल कंजर्वेशन। ऑप्शंस को हटाते हैं। मृदा संरक्षण तो हाइड्रोपोनिक्स नहीं हो सकता। सब्जियों का अध्ययन अभी बताया था आपको, ओलेरीकल्चर होता है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। ग्राफ्टिंग तो प्लांट्स को ग्राफ्ट किया जाता है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन बचता है प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, मिट्टी के बिना पौधों का संरक्षण। और देख भी सकते हैं हाइड्रो और पोनिक्स, तो हाइड्रो मीन्स वाटर से आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल सब पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, या ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रू फिश की। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरीके का। स्टारफिश, स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा का जीव है, तो इसको हम हटा देंगे स्टारफिश को। दूसरा आता है जेलीफिश, तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा के हैं ये जेलीफिश। इसके बाद डॉगफिश शार्क होती है, और इसका सही आंसर है सी हॉर्स, जिसे हम हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने में सक्षम स्तनधारी मैमल्स कैपेबल इन फ्लाइंग? तो इसका सीधा सा आंसर है बैट्स, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चमगादड़ जो हैं वो मैमल्स होते हैं, और मैमल्स का इम्पॉर्टेंट फीचर होता है प्रेजेंट मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, ईयर पिन्ना होगा, स्किन पर हेयर्स होंगे, ये महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं मैमल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को कहा जाता है? प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड? तो इसको देख लेते हैं। एफीफाइट्स मीन्स अधिपादप, ठीक है। हेलोफाइट्स यानी कि सैलाइन मृदा में उगने वाले, जीरोफाइट्स यानी कि पानी की कमी में उगने वाले, और लिथोफाइट्स। तो करेक्ट आंसर इज लिथोफाइट्स। लिथो मीन्स स्टोन और फाइट्स मीन्स प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जो पत्थरों पर या चट्टानों पर उगते हैं उन्हें हम लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में बेटा यहाँ पर है पिचर प्लांट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ड्रोसेरा, डायोनिया आदि भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट बेसिकली दूसरे कीटों को क्यों खाते हैं, इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होती है, और ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दूसरे कीटों को खाते हैं। ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कीटभक्षी या इंसेक्टिवोरस प्लांट अन्य कीटों को क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो टर्मेरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी जो है एक स्टेम है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, और स्टेम में भी ये क्या है? तो राइजोम की तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम ऑफ ओपियम? ये आपके एमपीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है पेपेबर सोमिनिफेरम। ठीक है, रावल्फिया सर्पेंटाइना और सिनकोना। सिनकोना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिनकोना की बार्क या छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेबर सोमिनिफेरम। नेक्स्ट, भूमिगत सब्जियों में कौन सी संशोधित जड़ है? तो मॉडिफाइड रूट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर होता है सही शकरकंद या स्वीट पोटैटो। आलू स्टेम है ना कि रूट, इसलिए आलू को आप सीधा सीधा क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ऐसा भी पूछा जाता है। कौन सा विटामिन यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है? तो विटामिन सी। तो सही आंसर है इसका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इफेक्टेड इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है बेटा विटामिन के। आपको यहाँ पर याद रखना है कि विटामिन के, कैल्शियम आयन और फाइब्रिनोजन, ये तीन महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमने के लिए सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हम बात करते हैं नियासिन, पेलेग्रा, ये सही है। थायमिन वेरी वेरी सही है। विटामिन डी रिकेट्स होता है। विटामिन के बांझपन, अभी आपने जस्ट ऊपर ही देखा था कि थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन के, ना कि स्टेरिलिटी के लिए। तो विटामिन के, ठीक है, आपका क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि स्टेरिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए
संग्रहित होता है? तो इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, सही आंसर है लिवर। तो ये यकृत में संग्रहित होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये यकृत में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, B2, B1 और B12। सो सही आंसर इज B12। तो कोबाल्ट जो पाया जाता है बेटा, ये विटामिन B12 में पाया जाता है, इसीलिए विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। तो कोबालेमिन से आप आराम से इस आंसर को समझ सकते हैं कि इसमें क्या पाया जा रहा है, कोबाल्ट पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेप्स होती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। स्टेप्स जो है ये आपके कान में पाई जाती है। तो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। और स्टेप्स कहाँ पर होती है? तो कान में होती है, और कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम मिस या सिम के नाम से याद रख सकते हैं। मिस का मतलब होता है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। याद रखने के लिए आप जाइए किसी भी रिसेप्शन पर, मैडम बैठी होती हैं तो वो रिसेप्शन हमेशा बाहर होता है। तो अगर हम आउटर टू इनर साइड बात करते हैं ईयर की, बाहर से अंदर की तरफ, तो ये क्रम क्या होगा? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। कई बार पूछा जाता है कान में अंदर से बाहर की तरफ क्रम, तो आप याद रख लीजिए सिम, या मिस का उल्टा सिम ही होता है, और सिम हमेशा मोबाइल में अंदर डाली जाती है, ऐसे याद रख लीजिए। तो सिम यानी कि स्टेप्स, इनकस और मेलियस, ये 3 हड्डियां हैं जो कि अंदर से बाहर की तरफ इनका क्रम है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं? तो हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड? तो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक, आपकी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरीके की नर्व होती हैं। एक होती हैं क्रेनियल नर्व जो आपके कपाल से निकलती हैं, क्रेनियम से निकलती हैं, और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व यानी कि मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं। तो क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। मतलब आपके कपाल से या क्रेनियम से निकलती हैं 12 पेयर होती हैं, और जो स्पाइन से निकलती हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी से, वो होती हैं 31 पेयर। तो राइट आंसर इज 31 पेयर, 31 जोड़ी। याद रखिएगा 31 जोड़ी, ना कि 31। तो इस तरीके से हमने देखे इन क्वेश्चंस को, इनको आप अच्छे से करिए, और जैसे आपको सॉल्व करना बताया गया है उस तरीके से करने का प्रयास करिए। बाकी क्वेश्चंस पर भी इसी तरीके से अप्लाई करिए, तो आप डेफिनेटली आंसर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।